एनीबॉडी विश। ठीक है, सो रोड ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ रोड्स। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। जब हम रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है उसकी बुनियाद पे हम देखते हैं रोड जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक वो रोड्स जिन्हें कहा जाता है मेटल रोड्स। ठीक है, ये कौन से रोड्स हैं? ये वो रोड्स हैं जो बनाए जाते हैं सीमेंट से या फिर कंक्रीट से या फिर जो कोल का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं बिटुमिन। ठीक है ना, बिटुमिन ऑफ कोल जो है ना उससे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, वो रोड्स जो या तो सीमेंट से बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर कंक्रीट से, ठीक है ना, या फिर बिटुमिन से, तो उन रोड्स को कहा जाता है मेटल रोड्स। ठीक है, जो आपके यहाँ पे देखे होंगे आपने, बहुत सारे रोड्स ऐसे होते हैं जो ब्लैक टॉप्ड होते हैं, ठीक है, कोल के बने होते हैं, तो उन्हें भी कहेंगे हम मेटल रोड्स। और ये रोड्स जो है ये ऑल सीजन या हम कह सकते हैं ऑल वेदर जो है मोटरेबल होते हैं, यानी हर सीजन में। ठीक है ना, चाहे आपका समर हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो या और कोई मौसम हो, हर सीजन में जो है इसके ऊपर जो है गाड़ियां चलती है। ठीक है ना, इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में मेटल रोड्स में हर सीजन में जो है गाड़ियां चलती है, एक्सेप्ट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे और उत्तराखंड की बात, तो इन जगहों पे जो है विंटर में स्नोफॉल होता है। ठीक है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है। तो कुछ जगहों पे ये रोड्स जो है मेटल रोड्स जो है ये भी जो है विंटर में जो है मोटरेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, विंटर में जो है ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहते हैं ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेटल रोड्स जो है ये क्या होते हैं, मोटरेबल होते हैं इन ऑल सीजन्स। ठीक, सो पहला टाइप। दूसरी किस्म जो है उन्हें कहा जाता है अनमेटल रोड्स। ठीक है, या नॉन मेटल रोड्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से रोड्स हैं? ये सीमेंट से नहीं बनाए जाते हैं, कंक्रीट या कोल्स, बिटुमिन ऑफ कोल जो है उससे नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं मट्टी से, सॉयल से, या हम मड भी कह सकते हैं, सॉयल ही हम लिखेंगे, सॉयल से बनाए जाते हैं। और किस चीज से? और सैंड से। ठीक है, तो इन रोड्स में सॉइल और सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनके ऊपर सॉइल और सैंड जो है फैलाई जाती है और उसी से बनाए जाते हैं। इन रोड्स को कहा जाता है अनमेटल्ड रोड्स। ठीक है, ये ऑल सीजन मोटरेबल नहीं होते। आई होप ये सब उनको क्लियर हुआ होगा कि ये जो है अनमेटल्ड रोड्स ये सॉइल और सैंड के बने होते हैं और हर सीजन में जो है ये काबिल इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि जब बारिश होती है तो उस वक्त जो है इनके ऊपर जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी रहती है, तो गाड़ियों का उसके ऊपर से चलना जो है वो दुश्वार हो जाता है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स go towards the another the we have got the means of transport which we call as the railways। ठीक है ना, लैंड पे जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें पहले हमने देखा रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद दूसरा जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट बाय मींस ऑफ रेलवेज। ठीक है, रेलवे की अगर हम बात करेंगे, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया में। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग जो है इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है?
इसको जो है रेलवेज को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, सबसे करते हैं, ट्रैवल करते हैं फॉर डेली जो उनके काम काज होते हैं उनको निपटाने के लिए, ठीक है। इतना ही नहीं, वो अपना सामान जो है, ठीक है, जो गुड्स होते हैं ना, सामान होता है, माल होता है, फ्रीट जिसको कहा कहते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवेज के जरिए से। इसी तरह से टूरिज्म, लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह विजिट कर, मतलब देखने के लिए, ठीक है ना, जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां विजिट करने के लिए जो है ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन्स के जरिए से ट्रैवल करते हैं। तो टूरिज्म में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, बिजनेस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रेलवेज का। क्यों? क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, टिस्को जो है वो कहाँ पे है, जमशेदपुर में। तो वहां से आयरन एंड स्टील को ट्रांसपोर्ट करना है, जम्मू एंड कश्मीर भी, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करना है केरला भी, तमिलनाडु भी, ठीक है, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करना है गुजरात भी। सो ईस्ट से आप लेके जाते हो कहाँ, वेस्ट भी, नॉर्थ भी, साउथ भी, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके जरिए से, रेलवेज के जरिए से। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ आयरन एंड स्टील की हम बात करें, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं बनती है और इस्तेमाल कहीं और होती है, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनको किसके जरिए से, रेलवेज के जरिए से। इस तरह से लोग जो हैं, देखिए ये तो हुआ ट्रांसपोर्ट की बात, ठीक है। अब जो लोग ट्रेवल करते हैं वो पहले ही अपनी इस ट्रेवल के लिए रेलवे के जरिए से जो है वो पहले ही अपनी बुकिंग करते हैं, ठीक है ना। वो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन काउंटर्स पे, आज मोबाइल पे होता है, लेकिन पहले रिजर्वेशन काउंटर्स पे किया जाता था। तो बहुत सारे लोग जो उनका रोजगार जो है इसी चीज से चलता है, ठीक है ना। वो लोगों को जो है टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी बुकिंग करते हैं। तो इस तरह से बिजनेस जो है दोनों सूरतों में होता है। चलिए अब अगर आगे हम बात करेंगे, लोग जो है पिलग्रिमेज करने के लिए, यानी जो वो किसी जगह पे जाते हैं अपने सेक्रेट पर्पसेस के लिए, ठीक है ना, जो उनके रिलीजियस पर्पस होते हैं उनके लिए वो किसी जगह पे विजिट करते हैं, तो उससे हम कहते हैं पिलग्रिमेज, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे इंडिया के लोग जो हैं वो इस जून में यहाँ जम्मू एंड कश्मीर आते थे। स्पेशली आपने नाम सुना होगा, सोनमर्ग में उनकी एक सेक्रेट प्लेस है, वहां पे उनको, हाँ, कुछ शिवलिंगम उसको कहा जाता है, वहां पे वो विजिट करते हैं, तो उनके लिए वो एक पिलग्रिमेज है, ठीक है ना। सो इस पर्पस के लिए भी लोग जो है क्या करते हैं, रेलवेज का इस्तेमाल करते। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो इंडिया में रेलवेज है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पैसेंजर्स इसके जरिए से ट्रैवल करते हैं, फ्रेट का ट्रांसपोर्ट होता है, टूरिज्म में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में भी, पिलग्रिमेज में भी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस है इस इंडियन रेलवेज के, ठीक है। अब अगर इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया में सबसे पहली रेल जो है, ठीक है, जो इंडिया में सबसे फर्स्ट रेल जो चली वो चली 1853 में, ठीक है ना, फ्रॉम, हाँ, मुंबई कहां तक, थाने तक, ठीक है ना। इंडिया में जो सबसे पहली रेल चली ना वो कहां से चली, मुंबई से। मुंबई महाराष्ट्र में है, और थाने ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन मुंबई सिटी से बाहर एक जगह है, ठीक है, नियर अबाउट, हाँ, 34 किलोमीटर इस ट्रेन ने क्या किए, कवर किए, ठीक है। सो इंडिया में जो सबसे पहली रेल चली वो चली फ्रॉम मुंबई टू, ये समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम किसी एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने किसी एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहली ट्रेन इंडिया में जो है कौन सी जगह से चली और कौन सी जगह तक, ठीक है। नीचे जगहों का नाम दिया गया था, मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू समवेयर एल्स, और एक ऑप्शन था मुंबई टू थाने, ठीक है ना। तो इसलिए इन पॉइंट्स को आप नोट किया कीजिए और याद रखा करिए, ठीक है। सो 1853 में एक इंडिया की सबसे पहली ट्रेन चली फ्रॉम मुंबई टू थाने, एंड इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स। और इंडिया में अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया की रेलवेज है ना, जैसे इंडियन रेलवेज कहा जाता है, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है ना। सो इंडियन रेलवेज जो है ना, इट इज द लार्जेस्ट
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। ठीक है, यानी जो इंडिया की कंपनीज है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किनको कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, यानी ये क्या चीजें होती हैं? ये वो अंडरटेकिंग्स होती है, एंटरप्राइजेस हम कह सकते हैं या कंपनीज कह सकते हैं, विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जो कंपनीज गवर्नमेंट की होती है, जिनको गवर्नमेंट चलाता हो, उन्हें कहा जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और इंडियन रेलवे जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इंडियन रेलवेज जो है, ठीक है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स। ठीक है ना, इसको मैंने इंडिया में जो रेलवेज हैं, इंडियन रेलवेज, इसको 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, आप उन 16 जोन्स जो है उनका नाम लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं बाद में शेयर करूंगा। तो फिलहाल आप याद रखेंगे, इंडियन रेलवेज जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स। नाउ ये जो इंडिया की रेलवेज हैं, ठीक है ना, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन फैक्टर्स की वजह से जो आप पैटर्न देखोगे इंडिया में रेलवेज का, जब आप इंडिया की रेलवेज का एक नेटवर्क देखते हो इंडिया के मैप पे, तो वो जो है वो आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज है जो इंडियन रेलवेज को इफेक्ट करती है। सो क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया? एक है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, और तीसरा जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ठीक है, सो तीन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। सो अगर हम फिजियोग्राफिक फैक्टर्स की बात करेंगे, इंडिया लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया है, इसके डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स हैं। ठीक है ना, बेस्ड ऑन इट्स फिजियोग्राफी, यानी इंडिया की जो लैंड उसमें जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, कहीं पे अप्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे डेजर्ट्स है, कहीं पे स्वैम्प्स है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे कुछ और है, तो जिसे हम कहते हैं फिजियोग्राफी। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपको जो है एक डाइवर्स टाइप ऑफ नेटवर्क, रेलवेज नेटवर्क इंडिया में मिलेगा। इसी तरह से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी इंडिया जो है डिफरेंट इकोनॉमिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, कहीं पे इकोनॉमिक कम एक्टिविटीज ज्यादा है तो कहीं पे कम है। ठीक है ना, यानी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे लोग जो है ज्यादा जाते हैं, क्यों? अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपने लिए रोजगार कमाने के लिए। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये चीजें जो है ये इकोनॉमिक, ये इस तरह से जो है एक फैक्टर बनता है, ठीक है ना, इंडियन रेलवेज के लिए। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा एक्टिविटीज होगी वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे। ठीक है ना, तो उस जगह जो है रेल से कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए जो है सुटेबल रहता है। तो इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो है दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक, तो इस एरिया में जो है लोगों का, इस सिटी में जो है लोगों का बहुत ज्यादा रश होता है, हैवी रश होता है। तो डेफिनेटली वहां पे जरूरत है इस चीज की कि यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट जो है हर जगह के लिए अवेलेबल हो। ठीक है ना, इसीलिए दिल्ली जो है आपको यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा हर जगह के लिए, रेलवेज का ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, और एयर ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है किस चीज का? इंडिया का।
बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक फैक्टर रहता है किस चीज में, जो आपको ये पैटर्न मिलता है इंडिया में रेलवेज का, रेलवे नेटवर्क का जो पैटर्न मिलता है, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स की वजह से चलिए अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें क्या चीजें आप पाते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, वहां पे आपको वास्ट प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है ना। सो जो वास्ट लेवल एरियाज आपको मिलते हैं वहां पे, प्लेन रीजन्स मिलते हैं, ठीक है। उनके साथ साथ आपको वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी मिलती है, यानी डेंस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा मिलती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि रेलवेज के लिए, किस चीज के लिए, जो कि रेलवेज के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, ये आप तो प्लेन लैंड में जो है लोग भी ज्यादा, डेंसिटी भी अच्छी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो लोग जो हैं क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब इंडियन रेलवेज के लिए वहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना जो है आसान होगा जब लैंड प्लेन होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है, मतलब ये कि इंडियन रेलवेज को नुकसान नहीं होगा, उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लोग जो है ज्यादा ट्रेवल करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, लोग जो है अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो हर तरह से जब किसी एक एंटरप्राइज को, किसी एक कंपनी को क्या मिलेगा, लगेगा कि फायदा है हमारा, तभी तो वो एस्टेब्लिश करेंगे वहां पे वो अपना नेटवर्क, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है दीज प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर इंडियन रेलवेज। और इसीलिए जो है जब हम देखते हैं इंडियन रेलवेज जो है, ठीक है, इंडियन रेलवेज जो है इसकी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है, कौन से रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, साउदर्न पेनिनसुलर रीजन जो है उसकी अगर हम बात करेंगे, वहां पे आपने देखा होगा लैंड जो है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, वहां पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है ना, लो माउंटेन्स, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन है ना, लो हिल्स हम कह सकते हैं इंस्टीड। तो इन हिल्स, हिली एरियाज में जो है रेलवेज जो है इनका नेटवर्क बिछाना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं हिल्स के ऊपर से नहीं बिछाए जाते हैं, बल्कि जो हिल्स के बीच जो गैप्स होती हैं, ठीक है, हिल्स के बीच जो जगह होती है उसके थ्रू जो है रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जाता है। और तो और जहां पे गैप्स कम मिलेगी या गैप्स नहीं मिलेगी, वहां पे जो है टनल्स बनाए जाते हैं, इन हिल्स में से टनल्स बनाई जाती हैं, फिर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, ठीक है। और इन पेनिनसुलर रीजन्स में आपको उतनी ज्यादा क्या नहीं मिलेगी, ये एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं मिलेगी, इसलिए रेलवेज जो है, रेलवेज के लिए उतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है, और इंडियन रेलवेज जो है उसकी उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है। आपको पुअर, लो डेवलपमेंट मिलेगी, ठीक है, कौन से रीजन में, पेनिनसुलर रीजन में। इसके बरक्स अगर हम बात करेंगे हिमालयन रीजन की, हिमालयन रीजन जो है आपको मालूम ही है, वहां पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। सो माउंटेन्स में सिर्फ रोड, हम कह सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि ऊपर माउंटेन जो है उनका स्लोप जो है बहुत ज्यादा होता है, और एक ट्रेन जो है वो हाई स्लोप जो है उसको ट्रेवर्स नहीं कर सकती है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है दोनों सूरतों में, रेलवे ट्रैक भी बिछाने में भी, और उस ट्रेन जो है उसकी मूवमेंट में भी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो अगर वहां पे टनल्स खोदेंगे उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, ब्रिजेस बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए हिमालयन माउंटेन्स जो है यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे फॉर रेलवेज, इसीलिए यहाँ पे रेलवे की डेवलपमेंट, जो इंडियन रेलवेज है इसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है।
ठीक है। इंडियन रेलवेज का नेटवर्क जो है आपको बहुत ही कम मिलेगा, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, हिमाचल प्रदेश रीजन, उत्तराखंड रीजन में आपको मिलेंगी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे आसाम है, ठीक है ना, आसाम है आपका, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वहां पे भी आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है। सो ये कुछ रीजन है जहां पे आपको जो है इंडियन रेलवेज जो है उसका एक डाइवर्स टाइप ऑफ नेटवर्क मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, कुछ रीजन्स और है जहां पे इंडियन रेलवेज के लिए रेलवे लाइन जो है बिछाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है। जैसे उन्होंने तज़किरा किया है, जो डेजर्ट रीजन है ना, सैंडी डेजर्ट रीजन जो है, कौन से, वेस्टर्न राजस्थान के, क्योंकि जब वहां पे सैंड चलती है ना, सैंड जब हवा के साथ रात को उड़ती है तो बड़े बड़े ड्यून्स जो हैं इसी तरह से क्या करते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो बहुत एक बड़ी डिफिकल्टी किनके सामने, इंडियन रेलवेज के सामने जो है खड़ा करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे स्वैप्स, ठीक है ना, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ जो एरिया है ना, वहां पे स्वैम्पी एरियाज जो है, मार्शी एरियाज, वहां पे रेलवे लाइन बिछाना जो है इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इसी तरह से जो डेजर्ट नहीं बल्कि फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स जो है, या हम कह सकते हैं फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, किसके, मध्य प्रदेश के, ठीक है, इसी तरह से उड़ीसा के, झारखंड के एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। इन स्टेट्स के जो डेंस फॉरेस्ट हैं उनके थ्रू जो है इंडियन रेलवेज के लिए रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट्स को काटना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है वहां पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो भी मुतासिर होती है। तो गवर्नमेंट जो है उस चीज को परमिट नहीं करती, इसलिए इंडियन रेलवेज के लिए वहां पे रेलवे लाइन बिछाना जो है वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद बावजूद जो है इंडियन रेलवेज जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया के लिए प्रोवाइड करता है। इंडिया की जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए रेलवे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है इंडियन रेलवेज को फेस करना पड़ती, और वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और वी कैन से चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज, क्या क्या है इसमें लिखा है इन्होंने। आपकी टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे, वहां पे लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं विदाउट टिकट्स। ठीक है ना, जब लोग जो है ट्रैवल करेंगे, इस ट्रांसपोर्ट मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टिकट नहीं काटेंगे, ठीक है ना, यानी इसके लिए पे नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली लॉस जो है इस इंडियन रेलवेज का होगा। ठीक है ना, इनको जो है बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस इसकी वजह से होता है। मैं आपको बताऊं, जो लोग है ना, हर एक के अंदर ये एक कॉन्शियस होना चाहिए कि ये जो रेलवे सिस्टम है इंडिया का, ये अपना सिस्टम है। उन्हें उनमें एक बिलोंगिंगनेस जो है ये होना चाहिए कि डिपार्टमेंट हमारा है, ठीक है, अगर इसका लॉस होगा तो वो हमारा लॉस है, और अगर इसमें फायदा आएगा तो वो हमारा फायदा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट की किसी सेक्टर में फायदा होगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है लोगों पे पड़ेगा, वो लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कम से कम इतना होना चाहिए लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस कि वो टिकट के बगैर जो है ट्रैवल ना करे। और तो और जो है लोग जो है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो एसी क्लास में ट्रैवल करते हैं। एसी क्लास में क्या होता है, जब शाम को मतलब वहां पे एसी क्लास में आप ट्रैवल करते हो ना, तो शाम के वक्त जो है रेलवे डिपार्टमेंट जो है आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं कुछ ब्लैंकेट्स या कुछ शीट्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप जो है उसको सोने से पहले मतलब अपने आप को ओढ़े उससे, ठीक है। तो वो शीट्स जो है लोग फिर सुबह उठ के अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है नुकसान अगर गवर्नमेंट का होता है, ऑब्वियसली वो हमारा नुकसान है, क्योंकि ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। तो ऐसा सेंस लोगों में होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा थेफ्ट की जाती है ट्रेन में, कुछ लोग लाइट्स जो है वो निकाल के ले जाते हैं, कुछ लोग यही बेडशीट्स लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो थेफ्ट होती है, चोरी होती है,
और तो और जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामान को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रॉपर्टी का लॉस होगा तो उसकी वजह से इंडियन रेलवेज का नुकसान तो होता ही है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये हमारा ही नुकसान है, ये लोगों का ही नुकसान है, ये सिटीजन्स का ही नुकसान, इंडिया के जो सिटीजन्स है उन्हीं का नुकसान, यानी हमारा ही नुकसान है। तो सो थेफ्ट एंड डैमेज जो है जो लोग करते हैं, कभी शीशा तोड़ते हैं, कभी कुछ और तोड़ते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है इंडियन रेलवेज के सामने। इसी तरह से कभी कभार क्या होता है, लोग जो है वो चेन पुल करते हैं अननेसेसरीली। मैं आपको बताऊं, जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो वहां पे ऊपर एक चेन लगी होती है। अगर ट्रेन में कोई इमरजेंसी आ जाती है ना, जैसे आग लगती है या कोई और किस्म की मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या कोई जो है ज्यादा तकलीफ में होगा, ठीक है ना, तो उस सूरत में वहां पे एक चेन लगी होती है। अगर उस चेन को नीचे खींचेंगे तो ट्रेन जो है मतलब सिग्नल जाता है, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसके पास सिग्नल जाता है, ट्रेन जो है वो ट्रेन को रोक देता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कोई काम ही नहीं होता है, कोई इमरजेंसी पेश नहीं आती है, फिर भी वो चैन को खींच लेते, किसी मतलब ना वहां पे कोई ये नहीं होता है, रेलवे का कोई जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो खींच लेते हैं बिला वजह चैन। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, रेल जो है रुक जाती है। तो फिर जब वो रुक जाती है तो वो टाइम जो है टाइम से मतलब ना डिले हो जाती है, वो लेट पहुंच जाती है अपने अगले वाले स्टेशन पे, अगले अगले प्लेटफॉर्म पे। तो क्या होता है, इस तरह से जो है रेलवे जो है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये चेन पुल करना अननेसेसरीली ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक प्रॉब्लम है इंडियन रेलवेज में, क्योंकि लोग जो है इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। रेल इस चैन को जो है तभी खींचना चाहिए जब उतनी ज्यादा मतलब इमरजेंसी वहां पे वाकया हो, तब इस चीज को खींचना चाहिए, वरना लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडियन रेलवेज के सामने इस वक्त दरपेश है। तो दिस वाज अबाउट द रेलवेज, कि इंडियन रेलवेज जो है कब इसका आगाज हुआ, ठीक है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से है इंडिया में, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप ये सब उनको क्लियर हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है जो हमने पढ़ा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज को रिपीट करूंगा। वरना आप जो है इस वीडियो को जब ये रिकॉर्ड होता है तो आप इसको बाद में जो है फिर भी सुन सकते हैं। आई होप सबों को क्लियर हुआ। चलिए कल जो है एक छुट्टी है, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।